माइकल जैक्सन को लगता था कि वो मरेगा नहीं, 10 डॉक्टर 20 डॉक्टर उसके साथ चलते थे। सुशांत सिंह राजपूत तुम्हारे सामने सुसाइड कर लिया 34 साल की उम्र में। तुमको नेता चुनना नहीं आता, तुमको सिविल सर्विस में ऑप्शनल चुनना नहीं आता, तुमको किताबें चुनना नहीं आता, तुमको आता क्या है? और तुम आंखें खोलो तब ना। अगर हनुमान चालीसा किसी को समझ में आ जाए तो आप समझ लीजिए कि उसकी सारी जिंदगी की संकट अपने आप खत्म। आपको भी इस ग्रहण से बाहर निकलना है, इस अंधकार से बाहर निकलना है। जय हिंद फ्रेंड्स। तुमको नेता चुनना नहीं आता, तुमको सिविल सर्विस में ऑप्शनल चुनना नहीं आता, तुमको किताबें चुनना नहीं आता, लड़की भी देखने 10 लोगों को लेके जाते हो, तुमको आता क्या है? अपने देश के सन्यासियों का मजाक उड़ाओगे, माइकल जैक्सन को लगता था कि वो मरेगा नहीं, 10 डॉक्टर 20 डॉक्टर उसके साथ चलते थे, मर गया। 20 डॉक्टर बचा नहीं पाए, 100 साल तक जिंदा रहना चाहता था वो। स्टीव जॉब्स अरबपति आदमी, उसका पैसा उसे बचा नहीं पाया। सुशांत सिंह राजपूत तुम्हारे सामने सुसाइड कर लिया 34 साल की उम्र में। और तुम आंखें खोलो तब ना। तुम तो एक्सट्रीम पे चले आओगे, या तो एक एक्सट्रीम पे चले आओगे कि हमें पैसा कमाना नहीं, हम भीख मांग के जी लेंगे, वो एक्सट्रीम है। पोटेंशियल रखो कि जितना पैसा तुम्हें जब चाहिए आ जाए। ध्यान करो, योग करो। अगर आप कभी हनुमान चालीसा पढ़े, बड़ी जबरदस्त चीज है हनुमान चालीसा। मैं उस पर मैंने कहा है आपसे, मैं क्लास लूंगा, बड़ी जबरदस्त चीज है। अगर हनुमान चालीसा किसी को समझ में आ जाए तो आप समझ लीजिए कि उसकी सारी जिंदगी की संकट अपने आप खत्म। बाल समय रवि भक्ष लिहो। हर बच्चा जब पैदा होता है तो समाज उसको एक आइडेंटिटी देता है, नहीं तो फिर उसका समाज में रहना थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। जैसे आपको नाम मिला होगा संजय, विकास, मुझे अवध, ये आइडेंटिटी मिली है। इसी आइडेंटिटी को 15 साल 20 साल तक पहुंचते पहुंचते व्यक्ति खुद को वही मान लेता है। इसी को स्पिरिचुअलिज्म अहम कहता है, ईगो। यही है फॉरगेटनेस ऑफ ऑलमाइटी। वो भूल जाता है कि वो इस नाम के अलावा भी कुछ है। तो बाल समय रवि भक्ष लियो। रवि मतलब सूरज, सूरज मतलब प्रकाश, प्रकाश मतलब ज्ञान। तब तीनों लोक भयो अंधियारो। तो तीनों लोक, मन का लोक, हृदय का लोक, जीवन का लोक, सब जगह अंधेरा छा गया। इसी को हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कहते हैं ग्रहण, छाया। छाया का कोई अस्तित्व नहीं है, अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं। मैंने शायद इस मुद्दे पर आपको बोला भी था कि एग्जिस्टेंस और एग्जिस्टेंशियलिज्म दो अलग अलग चीजें। अगर ये दोनों बातें आपको समझ में आए तो बड़ा मजा आएगा आपको स्पिरिचुअलिज्म की फील्ड में चीजों को समझने में। ग्रहण का बड़ा महत्व है कि आपके अहम ने आपको ग्रहण कर रखा है, आप पे ग्रहण लगा रखा है। वरना आपकी पोटेंशियल, हर इंसान की पोटेंशियल धरती से लेकर आसमान तक है। ये सिंबॉलिक है कि मतलब अनलिमिटेड। अब वो चपरासी बनकर खुश है, ये उसकी मर्जी है। कोई चपरासी बनकर खुश है, कोई बाबू बनकर खुश है, कोई आईएएस बनकर खुश है, पर ये उसकी लिमिट नहीं है। उसने वहीं पर अपने आप को रोक लिया है कि बस भैया हम खुश हैं, हमें इससे ज्यादा नहीं चाहिए। वरना हर ह्यूमन बीइंग की इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन जो स्कोप है, जो पोटेंशियल है, वो इस जमीन से लेकर आसमान तक है। आपको भी इस ग्रहण से बाहर निकलना है, इस अंधकार से बाहर निकलना है। सीक्यूब, कनेक्टिविटी। अगर आप कनेक्ट करना नहीं सीख पाए जिंदगी में ना, कनेक्ट कहीं भी,
आप किताब से नहीं कनेक्ट कर पाए, किताब आपके लिए यूजलेस हो जाएगी। स्वयं से कनेक्टिविटी, ये शरीर, ये मन, योग का सीधा मतलब है कनेक्टिविटी। जैसे आप मंदिर में बैठे और आप कनेक्ट हो गए, मंदिर बनाया ही इसीलिए गया। कल मैंने पोस्ट डाली थी, आपने गौर किया होगा कि जिस मनोदशा से आप सिनेमा हॉल में जाते हैं, बियर बार में जाते हैं, क्लब, मस्ती में जाते हैं, मस्ती में कि मजा आएगा, अगर उसी मनोदशा से आप मंदिर जाने लगे, मस्जिद जाने लगे, चर्च जाने लगे, सर इस दुनिया का सारा बवाल ही खत्म हो जाएगा। योगा मतलब कनेक्टिविटी, अपने आप को अपने आप से कनेक्ट करना। सर राजा में और सन्यासी में एक थिन लाइन डिफरेंस होता है। राजा समझता है कि दुनिया में अपना कुछ भी नहीं है, समझता है। सन्यासी देखता है कि दुनिया में अपना कुछ भी नहीं, बस यही डिफरेंस है। राजा किसी से अटैच नहीं होता, किसी से जरूरत ही नहीं। वो शो करता है सबको कि मैं तुमसे अटैच हूं, पर होता किसी से नहीं। और जब राजा के अंदर आम आदमियों के गुण आने शुरू हो जाते हैं, आज अगर चाइना डिक्लेयर कर दे कि the area of Skychen which was taken from India in 1962 will be returned back to India as a good gesture to the Prime Minister Modi. अगर ये राजा आज अगर चाइना डिक्लेयर कर दे कि 1962 में हमने जो स्काईचेन का इलाका लिया था, हम वो मोदी जी को गिफ्ट में दे रहे हैं, तो कल तो मोदी जी बीजिंग में बैठकर प्रॉन्स खाएंगे, और या फिर चाइनीज लीडर दिल्ली में बैठ के ढोकला खाएंगे। तब तुम क्या करोगे जो आज फेसबुक पे कुत्ते कुत्ते लिख रहे हो, चीनी कुत्ते, चीनी कुत्ते। ये राजा और आम प्रजा का डिफरेंस है, और वो हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा, वो तो रहेगा। गाली देने का मतलब ये है कि बहुत घटिया स्तर का आदमी है। इसलिए आप देखो, मैं बहुत लोगों को देखता हूं, जैसे हमारे बहुत सारी वुमेन स्पोक्स पर्सन है किसी न किसी पार्टियों की, उनको आप गाली देते हो। अरे भैया, वो अपने पार्टी का मत आपके सामने रखते, उसमें गाली देने की क्या जरूरत? इस देश में कम से कम औरतों को गाली पब्लिक प्लेटफॉर्म पर तो नहीं दी जानी चाहिए। फिर तुम कहानियां सुनाते हो। तुम्हारी कहानी कितनी अच्छी हो, अगर तुम्हारा व्यवहार अच्छा नहीं है तो तुम घटिया इंसान हो। कहानियां तो कोई भी सुनाए, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा व्यक्तिगत बिहेवियर, ये प्रजातांत्रिक देश है, यहां लोग एक दूसरे को गाली देते हैं। भैया, अगर मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री की चीन पॉलिसी ठीक नहीं है तो मैं उसको लिखूंगा सर। अपोजिशन जो है वो डेमोक्रेसी की जान है। There will be no democracy without opposition. यहां ऑपोजिशन का मतलब वो गांव के पटीदार नहीं जिन्होंने आपके खेत में पेड़ लगा लिया है। यहां ऑपोजिशन का मतलब जो सरकार के किसी भी काम को सरकार के नजरिए के अतिरिक्त किसी नजरिए से देखते हैं। सरकार किसी पॉलिसी को बनाती है एक पर्सपेक्टिव को लेकर, अपोनेंट उस पर्सपेक्टिव को अप्रिशिएट भी कर सकता है, उस पर्सपेक्टिव के अलावा एक और पर्सपेक्टिव दे सकता है। ये काम है सरकार अपोजिशन का। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, कोई सोनिया गांधी को गाली दिए जा रहा। सर, भारतीय संस्कृति के अनुसार स्त्री का घर उसकी ससुराल है। तो आप सोनिया गांधी को गाली नहीं दे सकते। मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, एग्जीक्यूटिव हेड है, हम उनको भी गाली नहीं दे सकते।
अपने ही राजा को हम गाली देंगे तो बाहर के लोग क्या करेंगे? इतनी गंद इस मतलब फेसबुक पे रहती इतनी, और ज्यादातर समय तो मैं पढ़े लिखे लोगों को देखता हूं। एक वो दक्षिण का सन्यासी है सदगुरु जी, आपको नहीं पसंद आते ना, आप मत कमेंट करिए। क्यों गाली लिखते हो आप? जग्गी वासुदेव चोर हैं। जितने की बाइक उसके पास है ना, उतने में तुम्हारी साथ कुछ निकल जाएगी। उतना ही करके दिखा दो, झूठ बोल के ही करके दिखा दो। इस दुनिया में कौन तरक्की नहीं करना चाहता? सब चाहते हैं। झूठ बोल ही नहीं पाते लोग इस दुनिया में। आर्ट है ना वो। जब बोल नहीं पाते तब कहते हैं भैया मैं झूठ ना बोलता हूं ना मैं बर्दाश्त करता हूं। तुम बोल नहीं पाते हो। आप भी चेक कर लीजिएगा सर। बिना धोखेबाजी, बिना झूठ बोले राजा बनना संभव ही नहीं है। या तो फिर आप राजा बनेंगे कलाम साहब की तरह, जहां आपके पास कोई काम ही नहीं। दुनिया का सिद्धांत ही अलग है सर। झूठ बोलना तो धर्म सिखाता है सर, लेकिन धर्म का जो पर्सपेक्टिव है झूठ बोलने का, वो बड़ा प्यारा है। अब फिर वो बात आ गई पर्सपेक्टिव। अब किसी व्यक्ति को धर्म की तरफ आकर्षण करने के लिए, भगवान की तरफ आकर्षित करने के लिए कुछ तो दिखाना पड़ेगा। तो धर्म ने स्वर्ग की कल्पना की। और बोलो अप्सराएं हैं स्वर्ग में, कल्प वृक्ष है। वो भी सिंबॉलिक है। उससे बड़ी खुशियां मिलती हैं एक एनलाइटेंड आदमी को। बुद्ध को कहना पड़ता है कि कहीं कोई स्वर्ग नहीं है। चैतन्य को जान लेना ही स्वर्ग है। तो झूठ के बिना, बेईमानी के बिना, फ्रॉड के बिना यह संसार चल ही नहीं सकता। इसीलिए जो बहुत इनोसेंट हार्टेड आदमी हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, या तो वो संसार से अलग हो जाते हैं या सन्यासी हो जाते हैं, और बड़े एक्सट्रीम केसेस में सुसाइड भी कर लेते हैं। क्योंकि जो बहुत अच्छे लोग हैं वो तो भाई सबका भला करते हैं, सबका अच्छा करते हैं। और जब कभी वो फंसते हैं जिंदगी में तो लोग उनके ऊपर खड़े हो जाते हैं, उन्हें छोड़ के चले जाते हैं। हमारे कानपुर में है इकरा आईएएस बाय ओझा सर, जो आईएएस और पीसीएस की प्रेपरेशन के लिए लाए हैं बेस्ट फैकल्टीज फ्रॉम दिल्ली। तो अब मतलब वो सारे के सारे लोग जो कि आईएएस और पीसीएस की प्रेपरेशन के लिए दिल्ली जाने की सोच रहे हैं ना, तो अब उन्हें दिल्ली जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ओझा सर की देखरेख में इकरा आईएएस लाए हैं न्यू ऑफलाइन बैचेस फॉर यूपीएससी आईएएस पीसीएस के बाद ज्वाइन एनसीईआरटी बेसिक्स एंड जीएस प्री का मेंस फाउंडेशन बैच सिर्फ और सिर्फ इकरा आईएएस, वो भी 9 नंबर क्रॉसिंग हमारे शारदा नगर कानपुर में है।